बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की अगर हम लोग बात करें तो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है। एग्जेम्पशन के केस में अगर जाएंगे तो बहुत सारे एग्जेम्पशन हैं, प्रोसेस बहुत लेंदी होगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का अगर टैक्स कैलकुलेशन को भी चैप्टर में कंसीडर कर लिया जाए तो ये चैप्टर के रूल्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकते हैं। बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो बीकॉम में जनरली टैक्स कैलकुलेशन एग्जेम्पशन वाला एरिया बहुत रेयरली ही पूछा जाता है। हम लोग उस पार्ट में भी आएंगे, एग्जेम्पशन के केस में टैक्स कैलकुलेशन के केस में किस तरीके की ट्रीटमेंट होती है, ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन के साथ। नॉर्मल कैलकुलेशन में भी एटलीस्ट इंडेक्सेशन वाला पार्ट आप जरूर कंसिडर करोगे, क्योंकि सम्स में एग्जेम्पशन हो ना हो, टैक्स कैलकुलेशन हो ना हो, लेकिन इंडेक्सेशन वाला पार्ट जरूर से जरूर आपके एग्जाम वाले सम्स में रहेगा। तो पहले हम लोग एक देखेंगे अभी एक क्वेश्चन जिसमें इंडेक्सेशन की कैलकुलेशन होगी, उसके बाद फिर हम लोग एग्जेम्पशन वाला और टैक्स कैलकुलेशन वाले एरिया में भी मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर ऑनर्स 2015 में। सम्स को पहले पढ़ लें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और उसके बाद क्या प्रोसेसिंग होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फाइंड आउट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप वाइज इसमें कंसिडर करेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, हम लोग उसको एडजस्ट करते हुए चलें। सम्स बोल रहा है मिस्टर सरदार acquired an inherited property on 30th/8/2006। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी उनके पुश्तैनी चीज़ें होंगी जो उनको ट्रांसफ़र करके मिला है। फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी से मिला था उनको। हु परचेज इट एट 2,10,000 ऑन 30th/6/2000। 30 जून 2000 को उन्होंने खरीदा था, उनके दादाजी ने 2,10,000 में। द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 वॉज ₹5,10,000। देखिए, अगर आप रूल्स अच्छे से समझ के रखे हो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का, तो फर्स्ट लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाता कि प्रॉपर्टी खरीदा गया था 30 जून 2000 को। और रूल एक ये बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले का खरीदा हुआ है तो हम लोग इंडेक्सेशन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर होता है उसको कंसिडर करते हैं। तो 30 जून 2000 को खरीदा गया था 2,10,000 में, इसलिए सम्स में इसका फेयर मार्केट वैल्यू भी होना ज़रूरी था, जो कि दिया हुआ है 5,10,000। अब आप देख रहे हो 2,10,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और 5,10,000 इसका फेयर मार्केट वैल्यू है 1/4/2001 को। इंडेक्सेशन अप्लाई करने के समय इन दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग अप्लाई करेंगे कितना, 5,10,000। इसके बाद लिखा ऑन 1/7/2005 ही परचेज गोल्ड, एक दूसरा एसेट खरीदा, वैल्यूड ₹1,50,000 एट मार्केट वैल्यू ऑफ विच वॉज 1,47,000 ऑन 1/4/2005। 1/4/2001 के बाद कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उस प्रॉपर्टी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाता है, उसमें मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं होती। तो इसलिए इसका जो मार्केट वैल्यू दिया है 1,47,000 दूसरे वाले प्रॉपर्टी का, गोल्ड का, वो कंसिडरेबल नहीं है। और इंडेक्सेशन कैलकुलेशन के लिए 1/7/2005 को जो वो खरीदा गया था, कॉस्ट था 1,50,000, इसी वैल्यू पर कैलकुलेशन की जाएगी। ही सोल्ड बोथ द एसेट ऑन 30th/11/21, 30/11/21 को बेच दिया। जनरल सी बात है, जब भी प्रॉपर्टी सेल होगा आपका प्रीवियस ईयर का ही डेट दिया रहेगा। फॉर ₹60 लाख एंड ₹21 लाख रेस्पेक्टिवली, 60 लाख और 21 लाख में बेच दिया गया प्रॉपर्टी को। कैलकुलेट सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में मेंशन कर रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सरदार फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। दो कॉलम बना लिया गया है, एक बिल्डिंग का और एक गोल्ड का। सबसे पहले फॉर्मेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की फॉर्मेट आप लोगों के ध्यान में होगी। फॉर्मेट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सेल्स कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने में आपने एसेट को बेचा है। तो फर्स्ट वाला एसेट बिल्डिंग बेचा गया था 60 लाख में, सम्स में दिया हुआ था यहाँ पर वैल्यू 60 लाख, और दूसरा वाला बेचा गया था 21 लाख में, तो 21 लाख दिखा दिए सेल कंसिडरेशन। लेस करते हैं इसमें हम लोग एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र का मतलब है ब्रोकरेज कमीशन, जो आप पेड करते हो कोई भी प्रॉपर्टी
या एसेट को बेचने के समय। तो इसमें कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन नहीं था, इसलिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र के जगह पर लिख दिया गया है नील। माइनस करके नेट सेल कंसिडरेशन वही वैल्यू आएगी 60 लाख का और 21 लाख का। इसमें हम लोग लेस करते हैं दो चीज़, एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड आउट करने के लिए सम्स में भी हमने कहा था, फिर से एक बार देख लीजिए। बिल्डिंग वाले केस में हम लोग लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, जो कि था 5,10,000, तो ले लिया गया 5,10,000। डिवाइड करते हैं जिस साल वो एसेट एक्वायर्ड किया गया था, तो एसएससी के पास वो एसेट आया था 30/8/2006 को, तो 6-7 का एक इंडेक्स नंबर होगा। सम्स में दिया हुआ नहीं है, मगर आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इंडेक्स नंबर जिसकी आपको ज़रूरत होगी सम्स बनाने के लिए, वो इंडेक्स नंबर सम्स में दिया रहेगा। तो 6-7 का इंडेक्स नंबर है 122, इसलिए डिवाइड किया गया है 122 से, और मल्टीप्लाई होगा जिस साल आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब बेचेंगे। तो प्रॉपर्टी बेची गई थी 30/11/2021 को, तो 21/22 का इंडेक्स नंबर जो है वो है आपका 317, इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है 317 से। आप लोग कॉपी में इस सम्स को लिख कर करें, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। और जब आप लिखोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो उसका पूरा फॉर्मूला लिख कर तब ये वैल्यू पुट करना। और क्या फॉर्मूला में आप लिखेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। सिंपली ये लाइन लिखने के बाद आप देखोगे कि ये वैल्यू जिस तरीके से लिखा गया है वो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 13,25,164, ये वैल्यू दिखा दी है बिल्डिंग का। अब सेम थॉट पे हम लोग गोल्ड का निकालेंगे। गोल्ड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1,50,000 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। गोल्ड आपका खरीदा गया था 1/7/2005 को, तो 5/6 का इंडेक्स नंबर आपको मिलेगा 117। तो देख रहे हैं आप, डिवाइड यहाँ किया गया है 117 से, और मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र हुआ है आपका 21/22 में, इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र है आपका 317, मल्टीप्लाई हुआ 317 से, और आपको वैल्यू मिल गई 406,410। यहाँ पर भी गोल्ड के केस में भी आप फॉर्मूला लिख कर कैलकुलेशन पुट करके तब दिखाइएगा। और अगर यहाँ पर स्पेस ना लगे कि यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, तो वो वैल्यू आप वर्किंग नोट में निकाल लीजिए और फाइनल वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दीजिए। गोल्ड के केस में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, जिस साल प्रॉपर्टी बेचा गया है। ये जो दोनों वैल्यू मिली, इसमें और एक चीज़ हम लोग लेस करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन सम्स में कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्च किए हैं हमने किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को बनाने के लिए, तो इम्प्रूवमेंट का कोई भी खर्च नहीं था, इसलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में लिखा गया है नील। और नेट सेल कंसिडरेशन से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने के बाद आपको जो इनकम मिला उसको नाम दे दिया गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दरअसल ये 60 लाख में से 13,25,164 को माइनस किया गया है, और यहाँ 21 लाख में से 406,410 को माइनस करके नेट वैल्यू लिखी गई है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। दरअसल ये जो वैल्यू होता है इसको हम लोग नाम देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें से कुछ एग्जेम्पशन मिलते हैं अंडर सेक्शन 54, वो सारे एग्जेम्पशन के कंडीशन भी सम्स में दिए हुए नहीं थे, इसलिए इसी वैल्यू को टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का नाम दे दिया गया। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। ये सारे क्वेश्चन भी ईयर के आए हुए हैं। हम लोग इन सारे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।